मैं जो चाहता हूं आपसे वो ये कि ये तमाम घटनाएं घटी सरकारों की उदासीनता या सरकारों की खामोशी या किसी एक अंदरूनी शिकंजा जो दबाव है व्यवस्था पे, इस फिल्म के माध्यम से आप जैसे लोगों को उन उन तमाम, जैसे कहते हैं ना, जख्म थे वो जिसको धीरे धीरे वो फिर दोबारा से। लेकिन एक जरूर मैं मानता हूं कि उस दौर में मैं लगातार, मुझे याद है कि हम लोग जंतर मंतर पे मिलते थे, वो जाकर के वहां सब कुछ होता था। मैं, मेरा ख्याल है कि पिछले 20-22 साल से मैं उसमें हिस्सा लेता रहा हूं। लेकिन आज मैं एक बात जरूर मानता हूं कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोगों को शायद अनभिज्ञता थी, या लोग शायद बहुत जानते नहीं थे, या खबरें नहीं जाती थी, या खबरों को दबाया जाता था, इस देश में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि सत्यता पे बनी है और इसमें ऐसा है, और बहुत सारे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मानने वाले हैं वो फिर लामबंद हो गए, आपको कोई रोशनी नजर आती है कि फिल्म बनी, फिल्म की प्रतिक्रिया पे कुछ बोला, क्योंकि माहौल है आज तो उस पे बोलना यह है कि पूरे देश में बात है तो प्रधानमंत्री भी बोले, पूरे देश में लोग समझ भी गए, व्हाट नेक्स्ट? उसमें कोई रोशनी नजर आती है आपको? क्या ये जो 9 दिसंबर 1948 को यूएन कन्वेंशन था, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द जेनोसाइड, तो क्या इस पे कुछ कहां वहां जा सकती है बात? इसे हिंदू जेनोसाइड माना जाए या ना माना जाए, माना जाए तो उसके क्या होंगे? भारत वन ऑफ द सिग्नेटरी है। या भारत के अंदर कुछ आपको लगता है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी जा सकते हैं। तो कोई कोई इसमें है कि ये सिर्फ फिल्म बनी, लोगों के इमोशंस हुए, लोगों को पता चल गया, मान लिया मैंने, सबको पता चल गया, उस त्रासदी की एक एक चीज पता चल गई देश को, लेकिन आउटकम क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। ये फिल्म उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रहस्योद्घाटन है, जो अनभिज्ञ थे कि कश्मीर में क्या हुआ। लेकिन ये हमारे सत्ताधीशों के लिए रहस्योद्घाटन नहीं है। उन्होंने तो इसे देखा है, इसके बारे में बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, देश को परामर्श दिया है कि क्या होना चाहिए समय समय पर इन्होंने। तो आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब मैं सुनता हूं कि ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, तो उसका ये एक पहलू है ये कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए था तो आप भी फिल्म बना लीजिए। ये तो निर्देशक के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो किसी भी समस्या को, किसी भी घटना को, उसके किस पहलू को देखता है, उसकी क्या प्राथमिकता है, कैसे उसको रखता है। आप भी बना लीजिए ना। और उन्होंने उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा देश के बंटवारे पर कोई फिल्म नहीं बनी, बनाइए। इमरजेंसी पर कोई फिल्म नहीं बनी, बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे यद्यपि इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये सच में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा पुष्पेंद्र जी, ये न्याय का है। इस देश में, इस देश के सभ्य समाज को जीने का हक है कि नहीं है। और यदि उसके साथ नस्लकुशी जैसा, जातीय संहार जैसा जघन्य अपराध होता है, तो वो क्या न्याय की अपेक्षा रखे कि न रखे? ये बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं ऊपर जाती है। और व्यवस्था को ये एक रिमाइंडर की तरह मिलती है कि देखिए, ये एक पहलू है जो आज भी आपकी नीति और आपके निर्णयों की परीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब एक आयोग बनाकर यह बताएंगे स्वयं को और देश को कि 32 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। आप किसी छोटे से सड़क हादसे पर आयोग बना लेते हैं, रेल हादसे पर आयोग बना लेते हैं, आप कहीं पर घोटाला हो जाए तो आयोग बना लेते हैं। आप इस विषय पर आयोग नहीं बनाएंगे, देश को सच नहीं बताएंगे, एक श्वेत पत्र नहीं लाएंगे।
क्योंकि आज जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई कहता है कि जगमोहन ने बसों का बेड़ा खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ जाओ जम्मू जाओ पिकनिक मनाने कुछ दिनों के लिए, बाद में बुला लूंगा, और लोग चले आए। मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। देश की तरफ से आधिकारिक रूप से कहीं कुछ चीज दर्ज होगी कि आज 50 साल बाद हमारे बच्चे यही अटकलें लगाते लगाते झूठ और सच में बीनते रहेंगे क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं कि क्या हुआ था। तो एक आयोग बने जहां आज भी बचे हुए पीड़ित जा करके अपना साक्ष्य दें। वो दिल पर इस गठरी का बोझ लिए फिर रहे हैं कि हमारे आत्मियों के साथ क्या हुआ था। कोई पूछने नहीं आया है अब तक, कोई उनकी गवाही दर्ज करने नहीं आया है अब तक। टीकालाल टपलू जी की नृशंस हत्या हुई, एफआईआर नहीं हुई, उनका अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि किसी भी आम नागरिक का हक होता है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जरूर करूंगा कि उन्होंने इस फिल्म को रेखांकित किया है। जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो देश सुनता है, देश अपनी चेतना में उसे दर्ज करता है। अच्छा किया उन्होंने इस फिल्म को रेखांकित किया। लेकिन अब जिन लोगों के पते खो गए हैं, जिन लोगों की अस्मिता हाथ के रेत की तरह फिसली जा रही है उंगलियों में से, उनके लिए एक आयोग बिठाकर उनकी त्रासदी को सत्यापित करें, उसे एक व्यवस्थागत पुष्टि प्रदान करें, उसको मान्यता दें कि ये बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित विस्थापित नहीं है, ये जघन्य हिंसा द्वारा निष्कासित लोग हैं, ये माइग्रेंट नहीं है, ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड विक्टिम्स ऑफ एथिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड के शिकार लोग हैं। शब्द आप चुन लें जो आपको भले लगते हो, लेकिन उस सत्य को स्वीकार्यता दें। नंबर एक। स्वीकार्यता के बाद जो दूसरी चीज अपने आप सामने आती है वो है न्याय। न्याय की प्रतीक्षा में आज भी हजारों लोग एक एक करके मर रहे हैं। वो पीढ़ी निकल रही है, खत्म हो रही है। जो न भूलने वाली बातें उनके साथ जीवन में हुई, बीमारियों ने, एल्जाइमर्स ने आज उसकी भी एक अच्छी खासी स्मृति को नष्ट कर दिया है और भी नष्ट हो रही हैं। इससे पहले कि ये सब कोई कल्पना लोक की बात लगने लगे, इसको भी दर्ज कर लें और न्याय प्रक्रिया शुरू करें। हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश है। 1971 के उनके गृह युद्ध की पृष्ठभूमि में जो जघन्य अपराध हुए, आज 5 साल पहले शेख हसीना वाजेद ने ट्राइब्यूनल बनाकर उन अपराधियों को 70 साल की, 80 साल की आयु में भी फांसियां दी हैं। वहां के जमाते इस्लामी के गुंडों को, जिन्होंने मैस रेप किए थे, सामूहिक बलात्कार किए थे, सामूहिक नरसंहार किए थे, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वहां एक के बाद एक कांड किए थे, उन्हें अपने किए की सजा 4, 5, 6 साल पहले मिलना शुरू हुई। क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र हमसे बेहतर है? क्या उनकी न्याय प्रक्रिया हमारी न्याय प्रक्रिया से सुपीरियर है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ अनुभव है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भले ही इस बात को पी जाए, मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं कि इस देश में मुझे कैसी सुप्रीम कोर्ट मिली है और कैसे चीफ जस्टिस मिले हैं। मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा इनके नाम और हर मौके पर याद दिलाऊंगा कि ये किया था इन्होंने। जस्टिस JS केहर ने, जस्टिस दीपक मिश्रा ने
और आने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इनके साथ बेंच पे बैठ